मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत से क्या सीखे भाषण के सारांश और कुछ प्रश्न के उत्तर देखे थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्रों में है तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसे प्रयोगशाला मिलेंगे जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। लेखक मैक्स मुलर का मानना था कि आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना, चाहे राजनीति से हो, सामाजिक से हो, वैज्ञानिक से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, आपको आपके क्षेत्र के लिए उचित साधन भारत में मिलेंगे। लेखक पूरे भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखते थे, जहां हर प्रकार की शिक्षाएं, हर प्रकार का ज्ञान मौजूद है, जहां हर प्रकार के साधन आपको उपलब्ध हो सकते हैं। लेखक का मानना था कि भारत से आप जो भी सीख सकते हैं, आपकी रुचि जिसमें भी होती हो, आपकी अभिरुचि जिसमें भी हो, आप भारत से वह सब कुछ सीख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो इसका उत्तर है, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। लेखक कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जब भारत में रह रहे थे तो उस समय 172 दारिश नामक सोने के एक बड़ा घड़ा मिला था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपाय होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। तो जब वारेन हेस्टिंग्स को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था तो उन्होंने सोचा कि हम इसे विदेश भेज दें, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दें। वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा था कि यदि हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे खुश होकर वे हमें सर्वोत्तम उपहार देंगे। लेकिन हुआ ऐसा था कि जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने इस घड़ा को ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा तो कंपनी के निर्देशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाया और उन मुद्राओं को गला डाला, जिससे फिर बाद में वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। फिर वह सोचा कि आगे से सावधानी रहे कि ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जाए, जिससे वारेन हेस्टिंग्स को बहुत पछतावा हुआ था कि उसके द्वारा भेजा गया मुद्रा को एक साधारण मुद्रा समझ के गला दिया गया। आगे का प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित रही हैं। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिटस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा में मिलती है। अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसी जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। लेखक यहाँ यह कह रहे हैं कि जब प्राचीन समय में किसी भी कथा या किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार के लिए उचित साधन उपलब्ध नहीं था, तब भारत की एक नीति कथा यूनान की नीति कथा से कैसी मिलती जुलती है, भारतीय नीति कथा यूनान से कैसी जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? इसका उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित तो हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारी का अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवाय किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया? तो इसका उत्तर होगा कि
लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे, उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज की भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। नवा प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व रखता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत तो वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, पारसियों के जरथुष्ट धर्म की शरण स्थली है। और यहाँ आज भी देखने को मिलता है कि वर्तमान समय नए नित्य मतांतर प्रकट होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में विश्व को प्रकाश दिखाने वाला भारत एक महत्वपूर्ण देश है। 10वां प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। 11वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि यह प्राचीन भाषा है। यह सभी भाषाओं की अग्रजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही कहा जा सकता है कि संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। 12वां प्रश्न कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें कि भाषा कितने साल पुरानी है। तो यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा, और पीछे हटकर हम उस सम्मिलन स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से अलग हुई थी। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि यदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान रही है, लेखक इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों और दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। 13वां प्रश्न कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। 14वां प्रश्न कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और लेखक ने ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि
लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से प्रारंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित कथा, उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा की जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि है तथा रीति रिवाज, परंपरा, भाषा की दृष्टि, विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाने वाली पवित्र भूमि है भारत। हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए हम लिखेंगे कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा। यानी कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को जानने वाले, भारत में पहली बार आने वाले व्यक्तियों एवं भारत भ्रमण करने वाले अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था, उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी यदि कोई भारत को निकट से जानना चाहता है, भारत को पहचानना चाहता है, तो ऐसे नए स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना कोई भ्रम नहीं हो सकता, यह एकदम सर्वथा उचित है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र, प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती हैं। विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया है। साथ ही भारत में असीम संभावनाओं पर बल दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय था, जिसे अंग्रेजों ने आग लगाकर जला दिया था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी जो जल के भस्म हो गया था। तो वही यहाँ लेखक समझाना चाहते हैं कि नवागंतुक को यह सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अभी उसके विजय करने कुछ भी शेष नहीं रहा। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र, प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती है। आज भी भारत में ज्ञान भरपूर भरा पड़ा है। तो भारत से क्या सीखे भाषण में इतना ही सब्जेक्टिव प्रश्न था। इससे आगे की वीडियो में हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।